हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2020 के प्री के सर्वेइंग के क्वेश्चंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 1 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं और जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई फर्दर डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, दैट इज एक 100 मीटर का टेप दिया हुआ है और वो सस्पेंड किया गया एंड्स के बीच में अंडर अ पुल ऑफ 200 न्यूटन। पुल का मतलब है कि जब किसी भी टेप को आप दो पॉइंट्स के बीच पर स्ट्रेच करेंगे तो वी हैव टू अप्लाई सर्टेन अमाउंट ऑफ पुल, मींस सब टेंशन फोर्स आपको अप्लाई करनी होगी उसको पोजीशन पे रखने के लिए। इफ द वेट ऑफ टेप इज 30 न्यूटन, जो टोटल वेट दिया है इस टेप का वो हमारा मान लेते हैं W है एंड इट इज गिवन एज 30 न्यूटन और हमें बोला गया है कि हमारी करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द टेप एंड्स विल बी नियरली, यानी इन दो पॉइंट्स के बीच में जिसमें हमने टेप को होल्ड किया हुआ है उसके बीच में करेक्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो इसका कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि सपोज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपने टेप एक्सटेंड किया तो होगा क्या, जो एक्चुअल में इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी थी, सपोज आपको ये डिस्टेंस मेजर करनी थी, मान लेते हैं इसकी जो एक्चुअल लेंथ आपको मेजर करनी थी, एक्चुअल डिस्टेंस जो इन दो पॉइंट्स के बीच में है वो LA है और जो आपने टेप की लेंथ स्ट्रेच की बिकॉज ऑफ सेल्फ वेट उसने हमारा ये शेप ले लिया। इस शेप को आपको पता है अंडर द सेल्फ वेट ये हमारा शेप लेता है कैटनरी का, ठीक है। बट जब हम एनालिसिस करेंगे फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए कि इस कैटनरी शेप की वजह से जो हमारी लेंथ एक्चुअल आनी चाहिए थी वो लेंथ नहीं आएगी बिकॉज हमारी जो कर्वेचर के अलोंग लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि LM है जो कि यहां पर 100 मीटर्स दी हुई है, ठीक है। बिकॉज टेप की लेंथ तो नहीं चेंज होगी, टेप की लेंथ हमने दो पॉइंट्स के बीच में अगर एक्सटेंड किया है तो वो पैराबोलिक या कैटेनरी शेप के अलोंग जो लेंथ होगी वो 100 मीटर्स ही आएगी, ठीक है। तो दो पॉइंट्स के बीच में जो हम मेजर कर रहे थे डिस्टेंस वो हमारी क्या होगी, वो कम हो जाएगी बिकॉज वो स्ट्रेट डिस्टेंस है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो जो ये एरर इंट्रोड्यूस हो रही है LA में, दिस इज कॉल्ड एरर ड्यू टू सैग, जो कि हमारी इसके सेल्फ वेट की वजह से कैटनरी शेप लेने की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो इसका वेट है ये W यूनिट पर लेंथ है, यानी अगर न्यूटन में बात करें तो इसका वेट जो है W न्यूटन पर मीटर लेंथ हो गया। तो टोटल वेट हमारा कितना हो जाएगा, W इंटू L। अगर हम इसकी लेंथ LM हमने मानी तो W इंटू LM हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो बिकॉज जो हमारी एक्चुअल लेंथ है वो हमारी कम आ रही है, हमको कम मिलेगी, तो इसकी वजह से जो एरर होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा बिकॉज हमें डिस्टेंस जो मेजर हमें मिलेगी वो LM मिलेगी एज कंपेयर टू LM, तो वो एरर पॉजिटिव होगा और हमें करेक्शन किस फॉर्म में अप्लाई करना होगा, निगेटिव में, बिकॉज हमें डिस्टेंस ज्यादा मिल रही है। LA की जगह हमें जो डिस्टेंस मेजर करके मिल रही है वो 100 मीटर्स मिल रही है जो कि LA से ज्यादा होगी, ठीक है। तो करेक्शन हमारा निगेटिव होगा और इस करेक्शन को हम सैग करेक्शन कहेंगे। तो डेरिवेशन से हमें यह पता चलता है कि जो सैग करेक्शन है वो निगेटिव होगा एज आई एक्सप्लेन W स्क्वायर L क्यूब अपॉन 24P स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आपने ध्यान देना है, ये फैक्टर मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा हुआ है। कॉस स्क्वायर अल्फा जो है, अल्फा हमारा यहाँ पर 0 होगा बिकॉज यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेरेन में हमने दो टेप पॉइंट्स के बीच में टेप को स्ट्रेच किया है तो अल्फा विल बी टेकन एज 0 डिग्री, ठीक है। और अगर हम सपोज एक इंक्लाइंड टेरेन में दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेच कर रहे होते अपने टेप को ऐसे कुछ, तो जो ये एंगल है बेसिकली टेरेन का एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हमारा थीटा या अल्फा है। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू आप लेने से आपका सैग करेक्शन अकॉर्डिंगली रिवाइज हो जाता। तो यहां पर आपको W पता है, L जो है बेसिकली ये हमारा जो टेप की लेंथ है जो कि एक्चुअल डिस्टेंस से ज्यादा होगी। कॉस स्क्वायर अल्फा या अल्फा 0 तो कॉस 0 1 हो जाएगा। तो हमारा जो सैग करेक्शन होगा दैट विल बी गिवन बाई W, यहां पर हमारा दिया हुआ है टोटल W दिया है तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो W स्क्वायर हमारा 13 स्क्वायर इंटू LM यानी 100 हमने
हमारा कैटेनरी के अलॉन्ग जो लेंथ है वो हो गई डिवाइडेड बाई 24 पी स्क्वायर, पी जो हमने यहां पर पुल अप्लाई किया था, ठीक है, सॉरी ये 200 दिया हुआ है यहां पे। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट माइनस ऑफ 0.09375, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल जो डिस्टेंस होगी दो पॉइंट्स के बीच में वो होगी LA। LA हमारा कितना होगा, बिकॉज ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, स्ट्रेट डिस्टेंस है, तो इट विल बी 100 माइनस ऑफ 0.09375। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 99.90625 मीटर्स। तो आप देख पा रहे हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में एक्चुअल दूरी 99.906 मीटर थी, बट 100 मीटर टेप को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो वो लेंथ 100 मीटर जो है वो ज्यादा मिलेगी हमें एज कंपेयर टू एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ दिस 99.9 मीटर। तो हमारी जो करेक्ट डिस्टेंस होगी वो ऑप्शन बी होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो करेक्शन है सैग की वजह से वो हमारा ऑलवेज निगेटिव होगा, बिकॉज एक्चुअल डिस्टेंस हमारी कम मिल रही है होगी जो हमारी कैटनरी के अलॉन्ग लेंथ से, ठीक है। और हमने टेप को, आपको पता है कि हम जनरली फ्लैट लेवल में स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की वजह से हमारी 3400 मीटर के लिए कितनी वैल्यू होगी ये हमें बताना है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर हमने सपोज स्टाफ अपना सेटअप किया, इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, ठीक है, जहां से आपको रीडिंग लेनी है, और यहां से हमारी जो दूरी है यहां पे मेजर करने के लिए वो 3400 मीटर है। ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है वी अज्यूम इट इज 3400 मीटर्स। तो जनरली हमारी जो लॉन्ग साइड्स हैं, जब हम लंबी दूरी के लिए लेवलिंग वर्क करते हैं, फॉर प्रिसाइज लेवलिंग वर्क्स हमें करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर और रिफ्रैक्शन को अपने अकाउंट में लेना होगा, अदरवाइज हमें रीडिंग्स गलत मिलेंगी, ठीक है। तो बेसिकली कर्वेचर का जो इफेक्ट है वो क्यों आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की हम बात तब करेंगे जब दोनों पॉइंट्स के बीच में जो दूरी है वो जनरली 200 मीटर से ज्यादा रहेगी, ठीक है। ये प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। 200 मीटर के बाद आप कोई डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में मेजर करोगे लेवलिंग के दौरान, तो वहां पर आपकी करेक्शंस ड्यू टू कर्वेचर और रिफ्रैक्शन आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो कर्वेचर की वजह से, अर्थ के कर्वेचर की वजह से हमारी जो रीडिंग में एरर आ रही है उसको हम कर्वेचर करेक्शन से ठीक करेंगे, ठीक है। तो कर्वेचर में हो क्या रहा है, बेसिकली अगर आपका ये मान लेते हैं ये कोई बिल्डिंग थी, ठीक है, तो आपकी यहां से आपका ये टेलीस्कोप है, दिस इज टेलीस्कोप, ठीक है, ये आपका अर्थ कर्वेचर है, ठीक है, ये जिसको हम डेटम बोल रहे हैं। इस कर्वेचर के पैरेलल जो हमारा लेवल सरफेस बन रहा है विच इज करस्पॉन्डिंग टू लेवल लाइन, ठीक है, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जो ये वर्टिकल दूरी आपको दिख रही है यहां से यहां तक, बिकॉज लॉन्ग साइड में हमारा लाइन ऑफ साइट जो होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन के करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन लेवल लाइन हमारी कर्वेचर की वजह से यहां पर कहीं है। तो जो ये एरर आ रही है जिसकी वजह से जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे दे विल अपीयर लोअर, बिकॉज यहां पे हमें रीडिंग ज्यादा मिलेगी। हम रीडिंग यहां से यहां तक यहां की नोट कर लेंगे, तो होगा क्या, जब रीडिंग हमारी ज्यादा होगी तो इट मींस कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो गहराई में है, यानी ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लोअर देन दे रियली आर। तो रीडिंग आपको यहां पर क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब रीडिंग ज्यादा मिल रही है तो आपको जो करेक्शन करना है उसमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो करेक्शन हमारी कर्वेचर की वजह से निगेटिव होगी, बिकॉज यहां पर आपकी स्टाफ रीडिंग आपको ज्यादा मिल रही। तो करेक्शन इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू स्टाफ रीडिंग, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारा स्टाफ रीडिंग ज्यादा होने की वजह से लोअर होगा, ठीक है, एक ये चीज हो गई। अब जो कर्वेचर है ये अर्थ कर्वेचर की वजह से जो वर्टिकल डिस्टेंस लेवल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में आ रहा वो हो गया, बट एक्चुअल में जब हम साइड पे लेवलिंग करेंगे तो हमारी जो रीडिंग होगी वो एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल लाइन के करस्पॉन्डिंग भी नहीं होगी। वो इसलिए बिकॉज जो भी लाइन ऑफ साइट होगी
जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर हमारी डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर है, जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग है, एयर की डेंसिटीज अलग है, और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस पर बेसिकली हमारी यहाँ की जो पैरामीटर्स होंगे वो डिपेंड करेंगे। तो बिकॉज ऑफ वेरिएशंस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हमारा अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपने सेटअप किया और कोई भी जो लाइन ऑफ साइट होगी उसमें क्या होगा, हर लेयर में हमारा रिफ्रैक्शन होगा, आपने पढ़ रखा है फिजिक्स में, एंड इट विल फॉलो अ कर्व्ड लाइन। ठीक है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ में हमारी लाइट, रे ऑफ लाइट बेंड होती जाएगी। ठीक है, बिकॉज जैसे जैसे आप नीचे टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस आ रहे हैं, हमारी जो डेंसिटी है एयर की वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हमारा जो रे ऑफ लाइट है वो टुवर्ड्स दी अर्थ सरफेस बेंड करती जाएगी, जिसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसके करस्पॉन्डिंग हमें रीडिंग नहीं मिलेगी, एक्चुअल रीडिंग हमारी कुछ यहां पर मिलेगी। ठीक है, इसको दूसरे कलर से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये जो लाइन है आपको एक्चुअल में ये कर्व्ड शेप आपको मिलेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग रीडिंग आपको मिलेगी जब आप लॉन्ग साइड्स में मेजरमेंट करोगे। तो आप का जो ये वैल्यू है जिसकी वजह से आपकी रीडिंग कम मिली, दिस इज एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन जो है ये बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है, तो हम एम्पेरिकली इसको निकालते हैं कि जो करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन होगा, बिकॉज हमारी रीडिंग यहां पर कम मिल रही है तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव होगी करेक्शन, और जो ऑब्जेक्ट्स होंगे बिकॉज रीडिंग हमारी कम हो जा रही है इसकी वजह से, तो ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी हायर। ठीक है, जिसकी वजह से हम रीडिंग को बढ़ानी पड़ेगी, हमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन जो होगा, इंपेरिकली हम इसको देखते हैं कि इट इज टेकन एज 1/7 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ये करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। ठीक है, और ये d²/2r, इसका मैं डेरिवेशन नहीं जा रहा हूं, इसको आपको ध्यान रखना है कि d अगर आपकी दूरी थी और r हमारा रेडियस ऑफ अर्थ का कर्वेचर का रेडियस था, जो कि बेसिकली 6370 हम कैलकुलेशंस में यूज करते हैं। 6370 किलोमीटर अगर नहीं दिया है आपके क्वेश्चन में भी, यहां पर भी नहीं दिया है, तो 6400 के अप्रॉक्स आप किलोमीटर्स यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको डी की दूरी दी हुई है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपको पता है आपकी वर्टिकल एक्सिस से 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ठीक है, तो आपका जो टोटल करेक्शन हुआ दैट इज कर्वेचर करेक्शन विच वाज नेगेटिव, एंड प्लस का करेक्शन जो हमारा करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन था। तो यहां पे वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे, आर की वैल्यू 6370 रख के, तो माइनस ऑफ 0.0785 d² आएगा, प्लस इसको 1/7 वैल्यू इसकी करेंगे तो प्लस में 0.0112 d² आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट -0.0673 d²। अब यहां पर d की दूरी जो है वो 3400 मीटर दी हुई है, 3400, तो यहां पर जो यूनिट सेंसिटिव इक्वेशन हो गई कि जो टोटल करेक्शन आएगा वो हमारा मीटर में आएगा। ठीक है, और जो d की वैल्यू है ये किलोमीटर में आएगी, तो किलोमीटर में 3.4 किलोमीटर आप रखोगे, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन बाई 0.778 मीटर। इसको आप कह सकते हो कि इट इज माइनस ऑफ 0.8 मीटर, यानी जो भी आपको रीडिंग मिलेगी वो हमारी ज्यादा मिलेगी ड्यू टू कंबाइंड करेक्शन। तो कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन जो है वो हमारा निगेटिव होता है, ये ध्यान रखना। कंबाइंड करेक्शन भी हमारा निगेटिव होगा, बिकॉज जो कर्वेचर का करेक्शन उसकी वैल्यू हमारी ज्यादा है, तो निगेटिव नेट करेक्शन निगेटिव होगा। और हमें स्टाफ रीडिंग, जो ट्रू स्टाफ रीडिंग होगी, ये एब्जर्व्ड स्टाफ रीडिंग माइनस जो टोटल आपका करेक्शन है वो होगा, विच इज हियर गिवन एज 0.8 मीटर्स राउंड ऑफ में। ठीक है, तो अगर आपको रीडिंग दी होती तो आपको 0.8 मीटर से बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर देना था। तो यहाँ पर कंबाइंड करेक्शन जो होगा वो हमारा 0.8 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं कि बेसिकली जो हमारे थियोडोलाइट्स होते हैं, इसमें दो कैटेगरी के थियोडोलाइट्स होते हैं। पहली कैटेगरी होती है हमारी ट्रांजिट थियोडोलाइट्स, और दूसरी कैटेगरी होती है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट्स। जो ये कैटेगरी है
क्लासिफिकेशन की। इसमें बेसिकली जो ट्रांजिट वर्ड है, ट्रांजिट का मतलब ये है कि इसको हम वर्टिकल प्लेन में हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। इसको इस तरह समझ लेते हैं कि यहां पर मैंने एक थियोडोलाइट दिखाया हुआ है, इसमें जो आपका ये एक्सिस है, ठीक है, इसके अबाउट ये टेलीस्कोप है हमारा। ये टेलीस्कोप हमारा जिसने भी यूज किया हो उसे पता है कि इस हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो जो ये हॉरिजेंटल एक्सिस अगर इस फिगर में देखें, दिस इज द हॉरिजेंटल एक्सिस, इसको आप ट्रूनियन एक्सिस भी बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, या हॉरिजेंटल एक्सिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो थियोडोलाइट है इसमें जो टेलीस्कोप लगा हुआ है इसको हम इस ट्रूनियन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे कि हमारा अगर प्लेन्स के टर्म्स में बात करें, दिस इज द हॉरिजेंटल प्लेन एंड दिस इज द वर्टिकल प्लेन। ठीक है, और ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, दिस इज द हॉरिजेंटल एक्सिस, इसके अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं, हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट। और हमारा जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप ये है, ये हमारा इधर आई पीस है और इधर हमारा ऑब्जेक्टिव ग्लास है। मींस हम इधर से इधर की तरफ रीडिंग ले रहे हैं, दिस इज ऑब्जेक्टिव। और जो लाइन ऑफ साइट है, बिकॉज इनके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई हमारी लाइन ऑफ साइट जा रही है ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस से। तो हो क्या रहा है कि अभी जब हम इसको रोटेट करेंगे, इसको रोटेट किया आपने 90 डिग्री, अगेन 90 डिग्री, यानी 180 डिग्री आपने रोटेट किया, तो होगा क्या, सॉरी ये नहीं, यहां से इसको थोड़ा सा कलर से मैं दिखा देता हूं। इसको आप अगर देखेंगे, ये हमारा जो एक्सिस है ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हमारा 90 डिग्री हुआ और इसके बाद फिर से 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो हमारा होगा क्या, आई पीस जो होगा उठ के इधर चला जाएगा। तो हमने 180 डिग्री रोटेट किया अपने थियोडोलाइट को इन अ वर्टिकल प्लेन, इस प्लेन के अबाउट। ठीक है, तो ये वर्टिकल प्लेन में हम रोटेट कर रहे हैं हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट। तो जो ये प्रोसेस है जिसमें हमने डायरेक्शन ऑफ टेलीस्कोप को 180 डिग्री पे रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो डायरेक्टिंग द टेलीस्कोप इन एग्जैक्टली 180 एन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिंग, प्लंजिंग या रिवर्सिंग, बिकॉज यहां पर टेलीस्कोप के डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दे रहे हैं 180 डिग्री हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में। तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लेन आपको समझना जरूरी है कि हमारा वर्टिकल प्लेन क्या है, हॉरिजेंटल प्लेन क्या है। तो हम वर्टिकल प्लेन में हम रोटेट कर रहे हैं अबाउट हॉरिजेंटल एक्सिस। ठीक है, तो जिन थियोडोलाइट्स में हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो थियोडोलाइट हमारे कहलाते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट्स। अब दूसरी कैटेगरी के थियोडोलाइट्स एग्जैक्टली इसके अपोजिट होंगे, जिसमें हम ये ट्रांजिटिंग या प्लंजिंग या रिवर्सिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे थियोडोलाइट बेसिकली ऑब्सोलेट हो गए हैं। ठीक है, जो पहले थियोडोलाइट आते थे, वाई थियोडोलाइट एंड एवरेस्ट थियोडोलाइट, हमारे नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारा, ये रिगार्डिंग ट्रांजिट थियोडोलाइट पूछा जा रहा है कि जब हम टेलीस्कोप को रिवॉल्व कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं थ्रू अ कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है, अबाउट इट्स हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट, या ट्रांसवर्स एक्सिस भी हो सकता है, इसको कह सकते हैं, इसको हम ट्रूनियन एक्सिस भी कह सकते हैं वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, हम रोटेट या रिवॉल्व कर रहे हैं हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट थ्रू इन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजिट थियोडोलाइट है। एक दूसरा ऑपरेशन और होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो वर्टिकल एक्सिस है बेसिकली, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हम अपने थियोडोलाइट को रिवॉल्व कर सकते हैं। तो जो ये फिनोमेना है इसको हम कहते हैं स्विंगिंग। और इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम थियोडोलाइट को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजेंटल प्लेन में रोटेट कर रहे हैं। तो वो जो ऑपरेशन है वो हमारा स्विंगिंग कहता है। ठीक है, कि हमने थियोडोलाइट को अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया इन अ हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है,
तो ये हमारा जो ऑपरेशन कहलाता है ये स्विंगिंग ऑपरेशन कहलाता है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एरियल फोटोग्रामेट्री का है। इसमें थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझ लेते हैं कि यहां पर मैंने एक साइड व्यू लिया हुआ है, एक वर्टिकल फोटोग्राफ ली गई है एरियल फोटोग्रामेट्री के दौरान एक टेरेन में, जिसमें जो बेसिकली हमने फ्लैट टेरेन एज्यूम किया है, जिसका डेटम के रेस्पेक्ट में, डेटम बेसिकली मीन सी लेवल है, उसके रेस्पेक्ट में जो एवरेज एलिवेशन है वो हमने एच एज्यूम किया। एच इज एज्यूम्ड एज एवरेज एलिवेशन। ये निकालते कैसे हैं? फ्रॉम दी कंटूर मैप्स ऑफ अ गिवन एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया का अगर कंटूर मैप आपके पास है तो आप एंटिसिपेट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर एरिया में हमारा एवरेज एलिवेशन कितना है। ठीक है, तो यहां पर आपका एक लेंस लगा हुआ है जो कि हमारा एयरक्राफ्ट में बेसिकली फिटेड था। अगर इसके पूरे इमेज पे जाएंगे तो कुछ इस तरह आएगा। एक्चुअल में हमारा इस तरह रहता है। यहां पे ये फोकस ऑफ लेंस है, ठीक है, और यहां पर हमारी निगेटिव इमेज बनती है। फोकल प्लेन है बेसिकली, एक फोकल प्लेन हमारा यहां पर है, एक फोकल प्लेन हम इसकी मिरर इमेज यहां पर बनाई हुई है। तो ये हमारा फोकल प्लेन है। जो फोकल प्लेन होगा वो फोकस से जो दूरी होगी वो हमारी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस होगी। ठीक है, तो ये हमने एफ मान लिया कि हमारी लेंथ, फोकल लेंथ जो है लेंस की वो ये है। ठीक है, अब आते हैं स्केल ऑफ फोटोग्राफ जो होगी, बिकॉज हम यहाँ पे ग्राउंड की फोटोग्राफ्स ले रहे हैं सर्वे के पर्पज से। तो जो स्केल ऑफ फोटोग्राफ है ये बेसिकली क्या है? हमारी फोटो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ग्राउंड डिस्टेंस। फोटो डिस्टेंस का मतलब हमारा ये है कि आप फोटो खींच रहे हैं कैमरे से, तो जो भी हमारी डिस्टेंस यहां पर ग्राउंड पे है, मान लेते हैं कि ये दूरी जो है वो ए बी है। ठीक है, तो यहां पर जो आपकी इमेज बनेगी वो स्मॉल ए बी होगी। ठीक है, तो इस ए बी और ए बी का जो रेशियो है दिस इज कॉल्ड स्केल ऑफ फोटोग्राफ। तो बाई ज्योमेट्री आप यहां से निकाल सकते हैं कि ये ए बी है, ये ग्राउंड के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में दूरी थी जिसको आपने फोटो लिया, तो वो लाइन जो है, वो सेक्शन जो है वो स्मॉल ए बी में मेजर हुआ। ठीक है, तो इसमें हमारी एक स्केल ऑफ फोटोग्राफ जो होगी वो हमारी फोटो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ग्राउंड डिस्टेंस हो गई। अब अगर हमारे पास h इज द फ्लाइंग हाइट हमारी बेसिकली जो एयरक्राफ्ट की हाइट है जहां पर लेंस है बेसिकली, वहां से हमारी जो डेटम की मीन सी लेवल से जो दूरी है वो हमारा एल्टीट्यूड हाइट कहते हैं उसको। एल्टीट्यूड हाइट या फ्लाइंग हाइट भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है फ्लाइंग हाइट जो है हमेशा डेटम से ली जाती है, ना कि ग्राउंड से। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेंस के फोकस से आपके डेटम के बीच में जो दूरी है दैट इज फ्लाइंग हाइट। ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज एलिवेशन अगर आपकी स्केल निकालनी हो तो आपको यू हैव टू अज्यूम एक ट्राइंगल आपको लेना हो। ये मान लेते हैं एल था, तो एल ए ओ और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, तो ये एक हमारा ट्राइंगल हो जाएगा यहां पर। तो दैट विल बी गिवन बाय एफ, ये दूरी, और बड़े वाले ट्राइंगल की जो हाइट है वो एच डैश। एच डैश जो बेसिकली क्या है? एफ अपॉन एच माइनस एच एवरेज। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हमारी स्केल है वो हमारी एफ अपॉन एच माइनस एच एवरेज हो गई बाय ज्योमेट्री। ठीक है, अब एक टर्मिनोलॉजी और यूज करते हैं विच इज कॉल्ड डेटम स्केल। डेटम स्केल जो है ये एंटायर फोटोग्राफ के लिए हमारी एप्लीकेबल है बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट ऑफ टेरेन। बिकॉज एक्चुअल में हमारा टेरेन अनइवन होगा, हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि इट इज एवरेज ग्राउंड एलिवेशन जो है उसका वो एच है हैविंग फ्लैट टेरेन। ठीक है, तो हमारा जो डेटम स्केल है वो विथ रिस्पेक्ट टू फ्लाइंग हाइट होगा विच इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर सर्वे। ठीक है, और एवरेज हाइट हमने नहीं लिया इस स्केल में, तो वो स्केल हमारी डेटम स्केल है। बट जो ग्राउंड एलिवेशन, ग्राउंड पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो हमें स्केल लिखेंगे वो एफ अपॉन एच माइनस एवरेज है। ठीक है, तो एक ये कंसेप्ट हो गया। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि एक सेक्शन लाइन ए बी है जो कि यहाँ पे ग्राउंड पे है बेसिकली, appears to be 10.16 सेंटीमीटर ऑन अ फोटोग्राफ, यानी ये जो दूरी है वो स्मॉल ए बी की है। फोटोग्राफ में जो दूरी दिख रही है आपको वो आपको स्मॉल ए बी की जो लेंथ दी है, फोटो डिस्टेंस से बोल सकते हैं पीडी,
इज इक्वल टू ए बी स्मॉल ए बी इज 10.16 सेंटीमीटर, ठीक है, फॉर विच फोकल लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। अब इसी फोटोग्राफ के लिए जो अरेंजमेंट किया गया कैमरे में, उसमें फोकल लेंथ हमारी जब थी 16 सेंटीमीटर, तब ये हमारी फोटो डिस्टेंस इतनी मेजर हुई। अब क्या हुआ कि करस्पॉन्डिंग लाइन, यानी यही सेम लाइन अगर हम इसको मैप में ड्रॉ करते हैं तो मैप में ये लाइन मेजर होके आती है 2.54 सेंटीमीटर, बिकॉज जिस मैप में ड्रॉ की गई होगी लाइन, उसका खुद का अपना एक स्केल होगा, ठीक है। तो जो मैप की स्केल होगी वो यहां पे दी है कि ऑन अ मैप विच इज टू स्केल 1/50,000। तो मैप में स्केल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, ठीक है, 1/50,000। तो इस स्केल को हम लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 500 मीटर के बराबर है। इसके लिए मैंने जो गुप्ता एंड गुप्ता का फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था, उसमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, उससे रेफर कर सकते हो कि कैसे हमने इसको नॉर्मल स्केल में कन्वर्ट किया। तो जो 2.54 सेंटीमीटर बेसिकली फोटोग्राफ 10.16 सेंटीमीटर की मेजर हो रही है, लेकिन मैप में वही डिस्टेंस 2.54 सेंटीमीटर है, और मैप में 1 सेंटीमीटर जो है 500 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो मैप डिस्टेंस होगी वो हमारी 2.4 सेंटीमीटर होगी, और इस मैप डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग जो ग्राउंड डिस्टेंस होगी वो हमारी 2.54 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 500 मीटर, तो ये आपका आ जाएगा 1270 मीटर्स। इसका मतलब जो ग्राउंड में जो ए बी, कैपिटल ए बी जो दूरी थी वो यहां पर भी सेम रहेगी, ठीक है। तो यहां पर हमारा ए बी जो हो जाएगा वो 1270 हो जाएगा। अब आपको पता है जो स्केल है हमारी वो फोटो डिस्टेंस यानी स्मॉल ए बी अपॉन कैपिटल ए बी थी, यानी ग्राउंड डिस्टेंस, तो 10.16 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1270 मीटर, तो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर्स में, दैट विल बी इक्वल टू, स्केल अब हमने क्या देखा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एफ अपॉन एच माइनस स्मॉल एच एवरेज। तो फोकल लेंथ आपकी कितनी दी हुई है 16 सेंटीमीटर, हाइट आपकी जो है फ्लाइंग हाइट आपको निकालनी है एयरक्राफ्ट की विच अबव मीन सी लेवल यानी डेटम के रिस्पेक्ट में, तो एच की वैल्यू नहीं पता हमको। एवरेज टू टेरेन की हाइट दी है अबव मीन सी लेवल, ध्यान रखना है ये जो दूरी है अबव मीन सी लेवल होनी चाहिए, बिकॉज हमने एज्यूम किया कि एच जो है अबव मीन सी लेवल है 200 मीटर, तो यहां पे एच एवरेज की वैल्यू 200 मीटर रख दिया। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो कैपिटल एच की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 2200 मीटर्स। तो ये आपको कंसेप्ट से निकालना है, आपको कोई भी चीज याद रटने की जरूरत नहीं है, तो यू विल अंडरस्टैंड एंड एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन पूछी गई है हमसे, आइसोगोनिक लाइंस और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है मैं आपको एलैबोरेट कर देता हूं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है। आपने कंपास देखा होगा कि किसी भी लोकेशन पर आप कंपास को अगर रखेंगे तो वहां पर अर्थ की जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कंपास की मैग्नेटिक नीडल है वो अपने को अलाइन कर लेती है, और जो उससे हमें डायरेक्शन मिलता है वो हमारा मिलता है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। और हमें जो इंडिकेशन मिलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ मिलते हैं। तो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल है, बेसिकली ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल एंगल का मतलब है कि दोनों के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डेविएशन है इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो ये प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप मेजर कर रहे हैं, अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है दैट इज मेजर्ड एंगल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बिटवीन द मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिकॉज अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है टाइम के साथ, लोकेशन के साथ चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन गोज ऑन चेंजिंग, इट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं होगी, कीप्स चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑन द अर्थ सरफेस एंड टाइम। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर एक एरो ब्लैक दिख रहा है, एक एरो आपको रेड दिख रहा है। ब्लैक हमारा इंडिकेट कर रहा है ट्रू नॉर्थ और साउथ को, ठीक है, ट्रू नॉर्थ को बेसिकली, और जो उस जगह की मैग्नेटिक नीडल का ओरिएंटेशन है वो रेड कलर से आप देख पा रहे हैं यहां पर। तो दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ईस्ट डिक्लिनेशन विच इज टेकन एज पॉजिटिव फॉर मैथमेटिकल एनालिसिस, और वेस्ट डिक्लिनेशन इज निगेटिव। तो दो ही तरीके से हम डिक्लिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ईस्ट और वेस्ट में। नो डिक्लिनेशन इट मींस मैग्नेटिक नॉर्थ और जो ट्रू नॉर्थ है वो एक डायरेक्शन में है,
ठीक है। और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को हम एक टर्मिनोलॉजी से और बोलते हैं मैग्नेटिक वेरिएशन, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। अब जब ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हमारे पास आया तो एक लाइन का कंसेप्ट आता है कि आइसोगोनिक लाइंस हमारी क्या होती हैं। अब ऐसे पॉइंट पे अर्थ सरफेस पे ऐसे पॉइंट्स को अगर आप जोड़ दें, मिला दें, जैसे आपका कंटूर होता है, उसी तरह एक इमेजिनरी लाइन है मैप में विच इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस, जहां पर हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो होगा वो सेम होगा। ये आपको जो डॉटेड लाइंस बेसिकली दिख रही हैं, इन पॉइंट्स के अलोंग हमारा अगर कंपास को आप रखेंगे तो सभी जगह पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारा जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो हमारा सेम मिलेगा, ठीक है। तो अर्थ सरफेस में ऐसे सभी पॉइंट्स को अगर आप जोड़ेंगे तो वो लाइंस हमारी आइसोगोनिक लाइंस कहलाएंगी। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि आप टुवर्ड द मिडिल लैटिट्यूड्स, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस यहां पर दिख रही है, दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। जो वर्टिकल लाइंस है आपको लॉन्गिट्यूड है, आपको पता है। तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं टुवर्ड्स द सेंटर पार्ट ऑफ द लैटिट्यूड्स, यानी टुवर्ड्स द इक्वेटर, आप देखेंगे ये लाइंस हमारी मेरिडियोनल डायरेक्शन में है अप्रोक्सीमेटली, एक्सेप्ट ईस्टर्न एशिया, ठीक है। ये हमारा ईस्टर्न एशिया है जहां पर हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस है कुछ क्लोज हैं ज्यादा, ठीक है। हायर एल्टीट्यूड्स यानी इधर या इधर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारी आइसोगोनिक लाइंस है, ये जो आपकी लाइन, ये लाइंस दिख रही हैं, ये हमारी कन्वर्ज हो रही हैं टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। तो ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक पोल्स की तरफ ये हमारी जो आइसोगोनिक लाइंस हैं वो कन्वर्ज हो रही, नहीं मर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं 20 डिग्री वेस्ट, यानी यहां पर अगर आप अपने कंपास को रखेंगे तो सभी जगह पे हमारा 15 डिग्री वेस्ट का डिक्लिनेशन मिलेगा, ठीक है। और ये एगोनिक लाइंस अभी मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये वो लाइंस हैं जिन पॉइंट्स को ऐड किया, ज्वाइन किया गया है, जहां पर हमारा जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो 0 डिग्री है, ठीक है। इस तरह ईस्ट डिक्लिनेशन वाले पॉइंट्स हैं, उनको आपने ज्वाइन किया तो आप देख रहे हैं कि इट इज कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल पोल्स, ठीक है। तो ये एक चीज है। उसके बाद आते हैं ग्रेट सर्कल का। मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं जो कि यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी। ग्रेट सर्कल हमारा एक इमेजिनरी सर्कल है विच सर्कमनेविगेट्स द अर्थ एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इक्वेटर देखेंगे, दिस इज लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज द ग्रेट सर्कल जो कि अर्थ को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, इट इज लाइक दिस। लेकिन और जो सर्कल्स हैं, जो लैटिट्यूड वाले सर्कल्स हैं, वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको हम स्मॉल सर्कल्स बोलते हैं। इट इज नॉट अ ग्रेट सर्कल। तो ग्रेट सर्कल हमारा वो सर्कल है जो अर्थ को सर्कमनेविगेट कर रहा है और उसका जो सेंटर है उस सर्कल का, वो सेंटर ऑफ अर्थ से पास हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी सपोज ये वाले लॉन्गिट्यूड्स हैं, बिकॉज ये वर्टिकल लाइंस जो है ये लॉन्गिट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो जो ये सर्कल है, बिकॉज इसका जो सेंटर है ये सेंटर ऑफ अर्थ को से पास हो रहा है, तो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि ऑल लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑफ आर ग्रेट सर्कल, जितनी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, बिकॉज वो हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही हैं, और उनका जो सेंटर है उन लॉन्गिट्यूड्स का वो हमारा सेंटर ऑफ अर्थ से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो इतना ये क्लियर हो गया कि जो हमारी आइसोगोनिक लाइंस हैं ये हमारे ग्रेट सर्कल का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गई यहां से, जो आपने यहां पर मैंने आपको दिखाया ग्रेट सर्कल और आइसोगोनिक लाइंस के पैटर्न को, तो दे डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द ग्रेट सर्कल। तो अगर यहां पे पॉइंट्स देखेंगे, इट इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स ऑफ सेम डिक्लिनेशन, ठीक है। तो करेक्ट हो गया ऑप्शन ये। इट डज नॉट फॉर्म कंप्लीट ग्रेट सर्कल, बिल्कुल सही है। इट रेडिएट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक रीजन्स, ठीक है। नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक रीजन से ये रेडिएट कर रही हैं एंड दे आर फॉलोइंग इरेगुलर पाथ्स। अब देख रहे हैं दे आर नॉट फॉलोइंग अ डेफिनिट पैटर्न, दे आर फॉलोइंग अ इरेगुलर पाथ्स because of varying magnetic field at different location with respect to अर्थ पोजीशन एंड टाइम। तो यहां पे सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है हमारी आइसोगोनिक लाइंस। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।